मोबाइल पीछे करो ये नहीं यो सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे के लिए, और जैसा उन्होंने अभी घोषणा की है कि आने वाले 3 वर्षों में भारत की सीमाएं अभेद्य हो जाएंगी। हम भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी उन्नत टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए जहां सीमा पर सीमा की तारबंदी को और अधिक सुदृढ़ करना है, उसे सुदृढ़ करते हुए भारत की सीमाएं अभेद्य बने और भारत में एक भी व्यक्ति घुसपैठिए के रूप में प्रवेश न कर सके, इसको सुनिश्चित करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करना प्रारंभ किया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीकानेर से, हमारे राजस्थान से, क्योंकि भारत में जो पाकिस्तान के साथ में हम सीमा साझा करते हैं उसकी 1/3 से ज़्यादा सीमा जो है राजस्थान में है। तो राजस्थान के बॉर्डर पर उनका आना राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के लिए, राजस्थान की सीमा की सुरक्षा के लिए और राजस्थान की सीमा के बदलते हुए परिदृश्य में भविष्य में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। राहुल गांधी ने जो है, देखिए, एक ऐसा नेता जो देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा लीडर हो, लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता की दायित्व जिसके पास हो, वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें करे, हरकतें करें, बयान दें, देश को दुनिया की नज़र में शर्मसार करने के लिए आधारविहीन टिप्पणियां करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करें। मैं ये कहूँगा कि वो शारीरिक रूप से शायद हो सकता है कि उनकी उम्र अब 57-58 साल हो गई होगी, लेकिन मानसिक रूप से अभी वो छोटा बच्चा है। कोई दिखाई दे रहा है कि युवा सड़कों पर है। देश का युवा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई आकांक्षाओं, नई अपेक्षाओं, नई उमंग के साथ में भारत को विकसित भारत बनाने की ताकत के साथ में जुड़ा है। आज भी हम सब ने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 19वां राष्ट्रीय रोजगार मेला संपन्न हुआ और भारत सरकार की नौकरियां युवाओं को एक मिशन मोड में मिले। प्रधानमंत्री जी के संकल्प के तहत अब तक 18 बार हर माह जो रोजगार मेला होता है उसमें 12,50,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्तियां दी गई है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भारत में अनेक नए अवसर खुले हैं। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स वाला देश बना है। भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले यूनिकॉर्न्स वाला देश बना है। भारत दुनिया में 6th लार्जेस्ट पेटेंट कराने वाला देश बना है। और इस सब के साथ साथ में कटिंग एज टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजीज और उसके बाद में सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, सेमी कंडक्टर, इन सब को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले दौरे में दुनिया के सब ऐसे देश जो अब भारत के साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया जो है अब यूनिपोलर हो रही है। पहले विश्व द्विपक्षीय था, अभी बहुपक्षीय विश्व हो रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया के बहुत सारे देश भारत को एक आशा के दृष्टिकोण से देखते हुए भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ऐसे समय में भारत के इस महत्वपूर्ण दौरे, और वो भी और भी महत्वपूर्ण इसलिए कि जब जियो टर्बुलेंस का दौर है, दुनिया के सामने एक बड़ा ऊर्जा का संकट खड़ा है, उस समय में यूनाइटेड अरब अमीरात से लेकर के और यूरोप के 4 बड़े देशों का दौरा करना, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, उनके साथ मोबिलिटी एग्रीमेंट करना, ताकि हमारे युवा वहाँ जाकर के रोजगार के अवसर जो वहाँ उपलब्ध हैं उन पर काम कर सकें। लेकिन उस सारे के ऊपर इस तरह की छिछोरी टिप्पणियां करना, इसीलिए मैंने कहा
कि बालक अभी बच्चा है। तो भारत जो है वैश्विक संकट के बीच में अभी ब्रिक्स समिट कर रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, भारत की ताकत है, उभरते हुए भारत, नए भारत, शक्तिशाली भारत का परिदृश्य दुनिया के सामने। जब G20 की बैठक हुई तब भारत की ताकत को, भारत की संपन्नता को, भारत के बढ़ते हुए विकास को और बदलते हुए परिदृश्य को दुनिया ने देखा है। अब ब्रिक्स समिट में भी निश्चित रूप से, क्योंकि भारत पर सभी ब्रिक्स देश विश्वास करते हैं, क्योंकि भारत पर सब G20 देश विश्वास करते हैं, क्योंकि भारत की विदेश नीति पर सभी लोग साथ खड़े होकर के चलना चाहते हैं। आज दुनिया के वैश्विक संकटों के बीच में भारत एक भरोसेमंद मध्यस्थ हो सकता है, नरेंद्र मोदी एक भरोसेमंद मध्यस्थ हो सकते हैं। ये सारी दुनिया जब अपेक्षा और आकांक्षा करती है तब निश्चित रूप से ब्रिक्स समिट का भारत में होना भारत के लिए और उन सब सदस्य देशों के लिए भी कल्याणकारी होगा। पिछली बार जब G20 समिट भारत में हुई थी तो भारत ने एक बहुत बड़ी पहल की थी, और वो थी कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का जो है एक सदस्य देश बनाया गया। एक अफ्रीकन यूनियन जुड़ती है तो 52 देश एक साथ सदस्य बने, और वो 52 देश आज भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सर बंगाल करने के में लिए बहुत कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, लेकिन वो ट्रॉफी बांटने जैसी बात राहुल गांधी ने कही है क्या? हाँ, देखिए, जैन दर्शन में हमारे पुराने उपनिषदों में भी उल्लेख है और जैन शास्त्र में भी उल्लेख है कि 4 नेत्रहीन व्यक्ति घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलने पर उनको एक हाथी मिले, और हाथी की जिस नेत्रहीन व्यक्ति ने हाथी का पांव पकड़ा उसको लगा कि हाथी एक थंबे के जैसा है, जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा कि हाथी एक रस्सी के जैसा है, जिसको सूंड हाथ लगी उसने कहा कि हाथी जो है वो एक पाइप के जैसा है, जिसने कान हाथ लगाया उसने कहा कि हाथी जो है एक सूप के जैसा है, एक छाजले के जैसा है। जिसने जैसा देखा है वो, जिसकी जितनी बुद्धि है, जिसकी जितनी समझ है, जिसकी जितनी दृष्टि है, जिसकी दृष्टि दूर तक जाती है। मैंने कहा अभी बच्चा है, टॉफी से बाहर नहीं निकला है। बंगाल में तुष्टीकरण नहीं होगा, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव को मानने वाली पार्टी है, लेकिन किसी को भी राजनीतिक हितों के चलते हुए, वोट बैंक को साधने के चलते हुए भी किसी भी समुदाय, किसी भी समाज, किसी भी मत के लोगों का तुष्टीकरण हो, उनको बेजा राइट्स दिए जाएं, वो सड़क पर आकर के अपनी आस्थाओं को दिखाने के लिए नंगा नाच करें, लोगों के सामने जो है इस तरह की गतिविधियां चला करके लोगों को भयभीत करें। पिछले 40 साल से ये सब कुछ बंगाल में हो रहा था, अब जब सुधार हो रहा है तब मुझे लगता है कि सारे देश को जो है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और ऐसे लोग जिनको छटपटाहट है, जिन्होंने इतने साल तक जो है ऐसी सुविधाएं भोगी है, उनको अब सब लोगों के सामने आना ही चाहिए। ये समय की आवश्यकता और मांग है, और बंगाल और पूरा देश इसका स्वागत करता है। भारत अपनी चल, थैंक यू।